हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 38 है वो होने वाला है एज यूजुअल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर, जहां पर बेटा हम केस वन ऑलरेडी कर चुके थे और केस टू पे हम इन प्रोग्रेस में थे। हम केस टू के अंदर बेटा ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, बट आज की क्लास में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। और इसको करते साथ ही बेटा हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए मेरे बच्चे बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, इसलिए इस लास्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। और फिर अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6 सेज कि ए और बी बेटा हमारे पास दो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, जो कि अपनी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट लॉस आता है जिसको 3/4 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि बेटा ये एडमिट कर रहे हैं सी को फॉर द 1/4 शेयर, यानी ये सी एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। और यहाँ से हमें पता चल गया कि ये एडमिशन ऑफ पार्टनर से लिया गया क्वेश्चन है। और किस तारीख को एडमिट कर रहे हैं बेटा, ये 31 मार्च 2014 को। और सेम डेट पे बेटा इन्होंने आपको बैलेंस शीट भी प्रोवाइड करके दे दी है, जो कि इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट है बेटा, ये जस्ट एडमिशन से पहले यानी नए पार्टनर के आने से पहले यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन से जस्ट पहले की बैलेंस शीट है, दैट इज नोन एज ओल्ड बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट तब की है जब कौन पार्टनर्स रहते थे, ए एंड बी। तो लाइबिलिटी साइड बेटा इन्होंने एपीएफ दिया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और बेटा मैं ये बार बार अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि एपीएफ बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, जैसे अदर लाइबिलिटीज होती है लाइक बैंक लोन, क्रेडिटर्स, है ना, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, वैसे ही ये ईपीएफ भी होता है। क्योंकि बेटा ये ना एम्प्लॉय के लिए बचाया गया पैसा है। एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इस फंड में डालता है, और जितना एम्प्लॉय अपनी सैलरी का पैसा इस फंड में डालता है उतना ही बिजनेस भी, पार्टनरशिप फर्म भी पैसा यहाँ पर बोलते हैं ना कि एम्प्लॉय के फंड में यहाँ पर डिपॉजिट करता रहता है। तो बेटा अगर मान लो 20-25 साल अगर एम्प्लॉय बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेता है बिजनेस में, तो इस फंड में उस एम्प्लॉय का बहुत अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है, हैंडसम अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। और जब कल के दिन ये कोई भी एम्प्लॉय जो है अगर वो रिटायर्ड होता है तो फिर उसको ये ईपीएफ पे कर दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है बेटा कि जो ये ईपीएफ है ये एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ठीक है, 17,000। बट बेटा जो वर्कमैन कंपनसेशन और जो आईएफआर है ये एक तरीके के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई क्लेम नहीं आया होगा तो हम बेटा ये सारा प्रॉफिट किसके बीच में बांट देंगे, अपने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे इन ओल्ड रेशो। अगर आईएफआर किसके लिए बनाया गया है बेटा, इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मान लीजिए आईएफआर में कोई लॉस नहीं हुआ, मान लो इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको कोई लॉस नहीं आया, है ना। जनरली आईएफआर क्यों बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट में अगर फ्लक्चुएशन की वजह से अगर कोई लॉस आया, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तब तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, बट अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो फिर तब तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि तब हमें नुकसान होता है और उस नुकसान की भरपाई हम आईएफआर से कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने वर्करों के लिए बनाकर रखा है कि किसी वर्कर के साथ कोई डैमेज ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। तो अगर कल के दिन अगर किसी वर्कर के साथ कोई डैमेज, कोई एक्सीडेंट होता है तो वो क्लेम करता है, तो हम उस क्लेम की भरपाई इसी प्रॉफिट से करते हैं, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से करते हैं। और अगर हमें इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है बेटा, तो उस इन्वेस्टमेंट की भरपाई हम किससे करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करते हैं, अगर हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है तो। क्योंकि इस क्वेश्चन में बना रखा है, और अगर मान लीजिए कि हमें इन्वेस्टमेंट से लॉस हुआ तो वो लॉस हम आईएफआर से लेस करेंगे। आफ्टर दैट अगर इनमें कोई प्रॉफिट बचा रह जाएगा तो वो प्रॉफिट हम किसके बीच में बांट देंगे बेटा, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। और अगर किसी भी तरीके का कोई क्लेम या इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरीके का कोई लॉस अगर नहीं हुआ होगा तो फिर तो तब ये सारा ही प्रॉफिट हम किसके बीच में बांट देंगे बेटा, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। कैपिटल अकाउंट हमें ए और बी का दे रखा है बेटा 54,000 35,000, टोटल करके बाहर दिया है 89,000। एसेट साइड पे बेटा हमारे पास कैश दिया है 6,100। स्टॉक हमारे पास है बेटा 15,000 का। डेटर्स हमारे पास है बेटा 50,000 के, बट हमें अपने डेटर्स पे पहले से ही शक था बेटा, तो हमने अपने डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बना रखा था। हमें ये लगता था कि कुछ डेटर्स शायद फ्यूचर में क्या हो सकते थे, बैड डेट। तो हमने पुरानी ही बैलेंस शीट में पहले से ही अपने डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और अपने डेटर में से लेस कर कर हमने बोलते हैं ना कि अपने
मैनेजमेंट को या पब्लिक को पहले से ही ये बात बता दी कि नेट डेटर्स यानी पैसे मिलने की उम्मीद कितने डेटर से है, 48,000 के डेटर से। इन्वेस्टमेंट जो दिया है बेटा वो 7,000 रुपीज का दिया है और गुडविल दे दी बेटा 40,000 की। मैं बेटा आज ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है बट मैं हर क्वेश्चन में बताता हुआ आया हूँ कि जब जब हमें ये गुडविल बेटा बैलेंस शीट में दिखी है तो मैंने आपको बताया है कि ये परचेज गुडविल है, ये हमारा लॉस होता है। वैसे इसका ओरिजिनल लॉस नहीं था बेटा, ये एक तरीके का इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि हम किसी के बिजनेस को अगर खरीद रहे हैं, किसी दूसरे के बिजनेस को खरीद रहे हैं, हमारा अपना बिजनेस है, हम चला रहे हैं बढ़िया से, बट अगर हम बोलते हैं ना कि मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं और हमने किसी के बिजनेस को एक्वायर कर लिया तो उसकी गुडविल भी हमारी हो गई। तो उसकी गुडविल को ना बेटा हम सेपरेटली बैलेंस शीट में शो करते हैं एज एन एसेट साइड, एज एन इंटेंजिबल एसेट, जो कि परचेज गुडविल होता है, ठीक है। बट क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, आज नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो जो हमारा एएस नंबर 26 होता है इंटेंजिबल एसेट के लिए, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, तो एएस 26 हमें कहता है कि अगर कोई भी गुडविल अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही है तो अब उसे बैलेंस शीट के अंदर दिखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस बिजनेस को आपने खरीदा था आज आप उस बिजनेस को चला रहे हो तो उसकी रेपुटेशन और आपकी रेपुटेशन मिक्स हो चुकी है, तो इस गुडविल को बैलेंस शीट में अलग से दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। प्लीज इसे राइट ऑफ करें। तो अगर हम एज पर एएस 26 माने कि हमें इस गुडविल को राइट ऑफ करना है तो इस गुडविल को खत्म करते साथ बेटा बिजनेस को नुकसान होगा, क्योंकि बिजनेस अपने एक एसेट को रिड्यूस कर रही है, खत्म कर रही है, तो ऐसे में ये नुकसान किसको दिया जाएगा बेटा, ओल्ड पार्टनर्स को, ए एंड बी को। सी तो अभी आ रहा है, सी को थोड़ी मिलेगा ये नुकसान। तो कहने का मतलब है कि ये जो गुडविल है, परचेज गुडविल मेरे बच्चे, हमें इसको खत्म करना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से लॉस बन जाता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो करंट चैप्टर जो हमारा चल रहा है एडमिशन हो, या जो हम फ्यूचर में चैप्टर्स पढ़ेंगे रिटायरमेंट डेथ, सेम जगह पे सेम ही कंसेप्ट है कि अगर कोई भी परचेज गुडविल बैलेंस शीट में दिखती है तो हमें इसे राइट ऑफ करना होता है। तो प्रैक्टिकली हमारे पास चार टाइप के लॉसेज होते हैं, पीएनएल का, डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और गुडविल। हमारे पास चारों में से सिर्फ एक ही यहाँ पर लॉस दिखाई दिया जो कि है गुडविल। और चार टाइप के प्रॉफिट होते हैं, मैं बार बार बोल के, अब तो खैर आप भी बोर हो चुके होंगे बात सुनकर, बट बेटा सुनते रहना है एटलीस्ट जब तक डेथ चैप्टर या जब तक आपका ये पूरी पार्टनरशिप यूनिट खत्म नहीं होती ना, तब तक आप ये सुनते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार टाइप के लॉस तो मैंने बता दिया अभी भी, बट चार टाइप के प्रॉफिट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर। तो हमें ना दो प्रॉफिट दिख गए हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो दो प्रॉफिट दिख रहे हैं और एक हमें गुडविल नाम का लॉस दिख रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, इन्हें ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड एसओ में बांट देंगे, ठीक है। फिर बैलेंस शीट का टोटल दे दिया 1,16,100, 1,16,100, ठीक है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन, और कुछ फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स यहाँ पर दिए क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है बेटा। तो पहली एडजस्टमेंट तो यह है कि बेटा सी ना अपने साथ 16,000 की गुडविल लेकर आ रहे हैं, तो दैट इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि बेटा सी सिर्फ कैपिटल ही नहीं लाएगा बिजनेस में, उसको गुडविल भी लानी पड़ेगी, क्योंकि सी के आने से पुराने पार्टनर को एज यूजुअल नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट या इन टर्म्स ऑफ हार्डवर्क, जितना उन्होंने ए और बी ने हार्डवर्क किया था अभी, और जो रेपुटेशन उन्होंने अपने फर्म की बढ़ाई है आज तक मेहनत करके, तो सी सीधा आकर ना वो सारी मेहनत, हार्डवर्क, प्रॉफिट एंजॉय करेगा। तो हम सिर्फ ना कैपिटल नहीं मांगते नए पार्टनर से, हम कहते हैं आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट हमें कंपनसेट करना पड़ेगा, यानी ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको अच्छे से पता है बेटा। तो यहाँ पे ना सी ला रहा है बेटा गुडविल, तो यानी कैश में गुडविल ला रहा है। हाँ, अगर ऐसा लिखा रहता कि नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल की वो लेकर नहीं आ पा रहा, तो फिर बेटा हम यही गुडविल ना सीज के करंट अकाउंट से एडजस्ट करते। मैंने आपको ये बात बार बार बताई है बेटा कि सिर्फ अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है और अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक्स में नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता, तो फिर हम उस गुडविल को कहाँ से एडजस्ट करते हैं, नए पार्टनर के करंट अकाउंट से, कैपिटल से नहीं करते। हाँ, अगर विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, जो हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से पहले के जो क्वेश्चंस करे थे, वहां पर हमने देखा था अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा है तो हम उसकी कैपिटल से एडजस्ट करते थे। बट सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में, जब से हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, तब से बेटा हमने यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल रखा है कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो फिर हम करंट से एडजस्ट करते हैं। हमने पीछे बेटा एक दो क्वेश्चन ऐसे देखे हैं
जहां पर नया पार्टनर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में गुडविल कैश में लेकर नहीं आता, तो हमने करंट से एडजस्ट किया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए। बट यहाँ पर मेरे बच्चे नया जो पार्टनर है हमारा वो गुडविल कैश में ला रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, और नहीं भी लाता तो भी कोई टेंशन नहीं थी, बस करंट अकाउंट से एडजस्ट करना था। और बेटा सी अपने साथ गुडविल तो ला रहा है, बट एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी ला रहा है। अब देखो यहाँ पे बोल दिया प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब सी को कितना शेयर मिल रहा है, 1/4। तो जितना उसे शेयर मिल रहा है ना, उतने शेयर की वो कैपिटल लेकर आ रहा है, बट अमाउंट हमें नहीं दिया गया। अब हम सोच रहे हैं कैसे निकाले कैसे निकाले कैसे निकाले। तो सोचो कि देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमारे दो मेथड होते थे, यानी दो केस होते थे। एक होता था जहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती थी, और दूसरा केस होता था जहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती थी। तो हमारे ये सेकंड केस है। तो बेटा यहाँ पे ना हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम केस 2 अप्लाई करेंगे, और केस 2 को अप्लाई कर कर फिर हम यहाँ पर न्यू फर्म की कैपिटल निकालेंगे, और न्यू फर्म की कैपिटल से हम यहाँ पर नए पार्टनर की भी कैपिटल निकाल लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर बी पॉइंट में यहाँ पर बोला है कि बैड डेट जो हुए हैं वो कितने रुपए के हुए हैं, 3000 रुपीज के हुए हैं। बट आपने पहले से कितना प्रोविजन बना रखा है बेटा, 2000 का। आपने पहले से बेटा तैयारी कर रखी थी, आपको अपने डेटर पे शक था कि शायद 2000 के डेटर ऐसे हो सकते हैं जो फ्यूचर में हमें पैसे ना दे, तो आपने पहले से प्रोविजन बना रखा था। आज आपका शक सही साबित हुआ, पर कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि बैड डेट 3000 के निकल गए। तो बताइए आपको नुकसान कितने का हुआ, सिर्फ 1000 रुपीज का, क्योंकि 3000 के बैड डेट में से 2000 का नुकसान आप प्रोविजन से ही लेस करा दोगे। तो जो 1000 रुपीज का जो बैड डेट एक्स्ट्रा आया ना बेटा, वो आपका नुकसान है, और वो नुकसान आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। बेटा मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की हो चुकी है वो 4500 रुपये हो चुकी है। आप बताइए आपकी इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल कीमत बुक वैल्यू कितनी थी, यानी बुक्स में जो वैल्यू दिख रही थी वो 7000 दिख रही थी, बट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 4500। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ना, वो 2500 रुपये से ना डाउन हो गई बेटा। तो आपको नुकसान हो गया। अब बताइए, वैसे ये नुकसान कहाँ जाना चाहिए था, रिवैल्यूएशन में, बट आपने बगल में क्या बना रखा है, आईएफआर। तो आप आईएफआर से इसे लेस करेंगे, और अगर आप 2500 4100 से लेस भी कर दोगे ना बेटा, तो भी आईएफआर में कितने रुपए बच जाएंगे, 1600। तो इसका क्या करेंगे आप, इसको फिर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे इन ओल्ड रेशो। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है, देखो बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाकर रखेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद बेटा इन्होंने डी पॉइंट में बोला है कि लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपने बना रखा ना, इस पे एक लायबिलिटी निकल कर आ गई, यानी एक क्लेम निकल कर आ गया। हो सकता है कि किसी वर्कर के साथ बेटा कोई एक्सीडेंट कोई हादसा वगैरह हो गया हो, एंड नाउ वो क्लेम कर रहा हो। तो वो क्लेम कितने के कर रहे हैं बेटा वर्कर्स, वो क्लेम कर रहे हैं 2000 रुपीज का। तो बताइए आपने रिजर्व कितना बना रखा है, 6000, और क्लेम कितना आ गया बेटा इस रिजर्व के ऊपर, 2000 रुपीज का। तो अगर आप 6000 में से 2000 लेस भी कर दोगे ना बेटा, तो अभी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना बच जाएगा, 4000। बताइए ये जो 4000 बच गया, इसका आप क्या करेंगे, सर इसको हम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज ये फालतू रिजर्व है, इस पे कोई क्लेम नहीं आया, तो इतना हम पार्टनर के बीच में बांट देते हैं। तो 6000 तो नहीं बांटोगे, पर 6000 में से कितना बांट दोगे बेटा, 4000 रुपए का रिजर्व बांट दोगे। बोलो क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। अब आपको बेटा यहाँ पे ना क्वेश्चन की डिमांड है कि रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और अगर आपने देखा हो तो बेटा पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो ए और बी हैं वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं, या बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश एज द केस में बी, यानी अगर कैपिटल एडजस्ट होगी तो वो कैश लेकर आएंगे या लेकर जाएंगे, या करंट अकाउंट के थ्रू अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अगर मेरे बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है बेटा, तो मैंने केस 2 लगाना तो है, केस 2 के अकॉर्डिंग मैं नई फर्म की कैपिटल भी कैलकुलेट कर दूंगा बेटा, पर मैं उस नई कैपिटल से ना सिर्फ न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालूंगा, बाकी ए और बी की कैपिटल हम नई कैपिटल नहीं निकालेंगे, और कैपिटल एडजस्ट भी नहीं करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बट यहाँ पे केस 2 लग रहा है बेटा हमारा, क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोला हुआ है कि नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ रहा है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें पता नहीं है, तो केस 2 की हेल्प लेकर हम नई कैपिटल निकालेंगे फर्म की, और वहां से हम नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट कर देंगे। पर देखो जब हम इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन में एज्यूम कर ले बेटा कि कैपिटल भी एडजस्ट करनी है। वैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो बहुत आसान हो जाएगा। आपको बस बेटा वर्किंग नोट में नई फर्म की कैपिटल निकालनी है, केस 2 लगाकर, ठीक है। ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल लेंगे, उन्हीं का शेयर रेसिप्रोकल कर देंगे रिमेनिंग शेयर, तो आपकी पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी, और फर्म की कैपिटल से आप नए पार्टनर की कैपिटल निकाल लेंगे बस।
और कोई कैपिटल एडजस्ट नहीं होगी। देखा जाए तो ये विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से ही लिया गया है, बट इस पे लग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस टू रहा है, क्योंकि यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। समझ में आया? तो केस टू की बस हेल्प ले रहे हैं, बट जब इतना सब कुछ मैं वही कह रहा हूँ कर रहे हैं, तो क्यों ना बेटा हम थोड़ा सेवा भक्ति कर लें, है ना? करेंगे सेवा तो पाएंगे मेवा, है ना? एक मम्मी पापा की सेवा करने से और एक क्वेश्चन की सेवा करने से बहुत फल मिलता है। तो क्वेश्चन की ना सेवा पानी करोगे, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम्स में जाओगे ना तो आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए मेरे बच्चे हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर ना हम पार्टनर्स के कैपिटल क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, और वो कैश में कर रहे हैं। ठीक है, करंट से नहीं कर रहे हैं, करंट कुरंट लिखा भी नहीं है यहाँ, तो कुछ लिखा ही नहीं है कि कैपिटल एडजस्ट भी करनी है कि नहीं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं और कैश के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, करंट के थ्रू तभी करते हैं जब लिखा रहता है कि कैपिटल एडजस्ट करनी है किसके थ्रू, करंट के थ्रू। तो हम यहाँ पे कैश के थ्रू ही बेटा कैपिटल एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? यस। अब देखो, तो यहाँ पर ना देखो हमने आंसर करना है। सबसे पहले आपको पता है ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है। यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है सिर्फ रिवोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, बट हम सारा काम करेंगे। हम वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक, बैलेंस शीट सब कुछ प्रिपेयर करेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है हमें। फिर चाहे तुम एग्जाम में हमें सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए बोलो, चाहे तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलो, तुम हमें कुछ भी बोलो हम बना लेंगे। बट हमारा जो यहाँ पर सेशन चल रहा है, यहाँ पर हम पूरा बोलते हैं ना अपने कंसेप्ट को जड़ तक क्लियर करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर ना हम सारी चीजें प्रिपेयर करेंगे। बोलो क्लियर है? पर बोर्ड एग्जाम्स में उतना ही करना है बेटा, या एग्जाम्स में सिर्फ उतना ही करना है जितना क्वेश्चन में बोला गया होगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? हाँ। तो देखो हमने सबसे पहले न्यू रेशो निकाला। पता है न्यू रेशो क्यों निकाला? क्योंकि हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम सेवा भक्ति कर रहे हैं, वैसे तो नहीं करना था, बट यहाँ पर हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि नई फर्म के कैपिटल निकालेंगे और उसको फिर नए रेशो में बांट देंगे। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में नया रेशो तो हमें दिया नहीं है, तो फिर हमने बेटा देखो सबसे पहले न्यू रेशो निकाला, और आंसर्स मैंने करके रखे हैं बेटा, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। ठीक है, और हमारी ये क्लास थोड़ी जल्दी खत्म हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका टाइम भी कीमती है और मेरा टाइम भी कीमती है। खैर मैं तो हूँ ही आपके लिए, बट आपका समय बहुत कीमती है। ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे पता है कि इतना टाइम आप नहीं दे पाओगे, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ करके रख दिया। अब देखो न्यू रेशो जब हम निकाल रहे हैं, तो देखो हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं भी एक्वायर शब्द नहीं दिख रहा है, यानी मेथड 2 जो होता है न्यू रेशो निकालने का, वो नहीं दिख रहा है ना। लिखा रहता है कि सीज अपना शेयर एक्वायर कर रहा है किससे, ए और बी से, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ना। हमें सरेंडर शब्द दिख रहा है कहीं पे भी कि सरेंडर मेथड हो, यानी मेथड थर्ड, जहाँ पे ओल्ड पार्टनर ए और बी अपने शेयर का कुछ हिस्सा सरेंडर करते हैं किसको, सी को, तो ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ऑटोमेटिक ना बेटा यहाँ पे सिंपल मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, सिंपल मेथड, जो कि आपका था मेथड नंबर 1। ठीक है, तो याद है ना जब हमने न्यू रेशो निकाला था, मैंने प्रायर लेक्चर में भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, न्यू रेशो निकालने के 3 मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड लगेगा। क्या लगेगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग बेटा हमने सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखा ए और बी, और बेटा यहाँ पे ए और बी का रेशो क्या है, 3:1, ये हमने लिख दिया। फिर हमारा नया पार्टनर एडमिट हो रहा है बेटा, कौन? सीज। और सीज का शेयर कितना है मेरे बच्चे? सीज का शेयर है 1/4। क्या है? 1/4। तो हमने लिख दिया कि सीज न्यू पार्टनर शेयर है 1/4। फिर हमने एग्जामिनर को ये बताया है कि ऐसा अगर हम एज्यूम करते हैं कि पूरी फर्म का शेयर क्या है, 1, लेट द टोटल शेयर बी 1, तो हम इसके बाद एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि अगर पूरी फर्म का शेयर 1 है, तो 1 में से हमने सी को कितना शेयर दे दिया है, 1/4 दे दिया है। तो जो बचा हुआ शेयर है, यानी रिमेनिंग शेयर किसके लिए, ए एंड बी के लिए, न्यू फर्म में ए और बी के लिए कितना शेयर बच गया, दैट इज नोन एज रिमेनिंग शेयर। क्योंकि 1 शेयर में से आपने सी को दे दिया 1/4, तो यहाँ पे हम रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 - 1/4 अगर हम करेंगे, द आंसर इज 3/4। ठीक है ना, अगर आप एलसीएम वगैरह लेते हो प्रॉपर, तो आंसर आएगा 3/4। मैंने शॉर्ट में कर दिया, बट मैंने एक आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी बेटा, कि 4 में से 1 माइनस कर दो तो 3 आ गया, डिनोमिनेटर में 4 ही रखो, 3/4। अब अगर मान लीजिए नया पार्टनर का शेयर 1/4 ना होकर 1/5 होता, तो रिमेनिंग शेयर बन जाता 4/5। अगर नए पार्टनर का शेयर 1/6 होता, तो नए पार्टनर का जो रिमेनिंग शेयर होता वो बन जाता 5/6। इस तरीके से हम कर सकते थे। ठीक है, 3/4। तो हमारा रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4 बेटा। ठीक है, फिर हमें पता है कि जो रिमेनिंग शेयर है ये किसके लिए है, ए और बी के लिए। तो अब हम निकाल रहे हैं बेटा न्यू रेशो। न्यू रेशो किसके बीच में निकाल रहे हैं, ए बी सी के बीच में निकाल रहे हैं। अब देखो हमें ए बी का तो नया रेशो नहीं पता, बट सी का तो पता है ना। सी का नया शेयर कितना है, 1/4।
तो हमने सी के हिस्से में नया शेयर कितना लिख दिया 1/4, पर हमें ए और बी का नहीं पता, बट हमें ये पता है कि ए और बी के बीच में बटेगा कितना 3/4। तो देखो हमने दोनों की तरफ 3/4 लिख दिया, और हमें पता है कि जो ये 3/4 है रिमेनिंग शेयर, ये बटेगा ए और बी के बीच में, क्योंकि ये ए और बी के लिए है। पर ए और बी से खाएंगे कौन से रेशो में, तो ए और बी से कि जो हमारा ओल्ड रेशो चला करता था पार्टनरशिप फर्म में पहले, उसी रेशो में हम इस शेयर को खा लेंगे। तो 3/4 का ना बेटा देखो, ए का हिस्सा पहले कितना था 3/4, और बी का क्या था बेटा 1/4, है ना, 3/4 एंड 1/4। ओके, तो 3/4 का ए का शेयर कितना था बेटा पहले 3/4, तो हम 3/4 का 3/4 निकालेंगे। तो जब भी हम किसी चीज का कोई हिस्सा निकालते हैं बेटा, तो वहां पे मल्टीप्लाई होता है। तो 3/4 का 3/4 निकालेंगे तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। और अगर हम सिमिलरली 3/4 का बी का कितना हिस्सा था बेटा पहले फर्म में 1/4, तो 3/4 का अगर हम 1/4 निकालते हैं तो इट विल बिकम 3/16। अब देखो सबके नीचे 16 16 है डिनोमिनेटर में, सी के नीचे डिनोमिनेटर में 4 है। तो यहाँ पर बेटा अगर 4 को 16 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16 हो गया। पर मैथ्स का रूल है बेटा, बैलेंसिंग रूल, अगर आप डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर में भी 4 से करना पड़ेगा। तो 4 बन जा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आप देख सकते हो सबके डिनोमिनेटर आप मैच कर गए हैं, तब आप यहाँ से न्यू रेशो बना सकते हो, जो कि हो गया 9:3:4। क्योंकि आपने बेटा ये न्यू रेशो मेथड 1 के अकॉर्डिंग निकाला है ना, सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग। तो सिंपल मेथड में हमारे मेथड 1 में एक थ्योरी थी, हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा इसको, एंड नाउ आज भी बता रहा हूँ बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, कि मेथड 1 के अकॉर्डिंग हमारा ओल्ड रेशो ना सेक्रीफाइस होता है। अब चाहे तो आपको ए और बी का नया शेयर भी पता है और पुराना शेयर भी पता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो लगाकर ओल्ड माइनस न्यू लिखकर आप प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट भी कर सकते हो कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट अगर आप करोगे ना बेटा, आंसर यही आएगा 3:1। तो जब हमें पता है कि मेथड 1 के अकॉर्डिंग, मेथड 1 ऑफ न्यू रेशो के अकॉर्डिंग हमारा ओल्ड ही रेशो सेक्रीफाइस होता है, तो हम क्यों जबरदस्ती सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालें, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं भी हमसे सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं पूछा हुआ। तो हम यहाँ स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और अपने ओल्ड ही रेशो को क्या मान सकते हैं, सेक्रीफाइस मान सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो बेटा। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट में बेटा, जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है ना 16,000, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो हमने यहाँ लिख दिया सीज कितनी गुडविल ला रहा है अपने साथ 16,000। और देखो अगर सीज की गुडविल ना दी होती तो मैं फर्म की गुडविल देता, तो फर्म की गुडविल से आप सीज का जो शेयर है, सीज का शेयर कितना था बेटा 1/4, मल्टीप्लाई करते तो सीज की गुडविल आ जाती। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा ट्रिकी करना चाहता तो फर्म की गुडविल भी नहीं देता, कहता एवरेज प्रॉफिट वेटेड सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड लगाओ, जो हमने चैप्टर 2 गुडविल चैप्टर में देखा था कि मेथड्स लगाइए गुडविल के और वहां से फर्म गुडविल फाइंड आउट करें। फर्म की गुडविल जैसी आएगी तो नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करें उसमें और क्या निकाले, नए पार्टनर की गुडविल। बट बेटा यहाँ तो काम बहुत आसान कर दिया, यहाँ तो मैंने आपको नए पार्टनर की गुडविल दे रखी है, ज्यादातर दी हुई रहती है। बट बेटा अपना ना वर्ड सिचुएशन के लिए तैयार हो, अगर नए पार्टनर की गुडविल नहीं दी तो फर्म की गुडविल दी हो सकती है, फर्म की गुडविल नहीं दी तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए बोला हो सकता है। और एक बार अगर आपने फर्म गुडविल देख ली या निकाल ली तो वहां से आप नए पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हो। फिलहाल हमें यहाँ पे नए पार्टनर की गुडविल दे रखी है बेटा, तो हमने लिखा सी की गुडविल है 16,000, बट ये किसको मिलेगी, ए और बी को। कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, बट हमारा ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस है, तो इसलिए हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मानकर यहाँ पर क्या करेंगे मेरे बच्चे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 16,000 का 3/4, 16,000 का 1/4, क्योंकि ए का शेयर था 3/4, बी का शेयर था 1/4। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बेटा ए को अल्टीमेटली कितनी गुडविल मिलेगी 12,000, क्योंकि 4 से 16 जाएगा 4,000 टाइम 4 3 जा 12। क्लियर है। सिमिलरली बी के बीच में अगर आप बांटोगे 16,000 को 1/4 से, तो ये आएगा कि बी को कितनी गुडविल दी जाएगी 4,000। तो जो 16,000 की गुडविल ला रहा है सी, उसमें से ए को कितनी गुडविल मिलेगी 12,000 और बी को कितनी गुडविल मिलेगी 4,000, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे। थर्ड पॉइंट पे बेटा हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट कर रहे हैं, जहां पर हमने सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाला, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है और हमें नए पार्टनर की कैपिटल भी निकालनी है, तो ऐसा हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 2 लगाकर ही कर सकते हैं, जो कि हमने अपने प्रायर क्लास में भी देखा था, जो लेक्चर नंबर 37 था वहां पर भी हमने देखा था, क्योंकि वहां पे भी हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 2 कर रहे थे बेटा। तो वहां पर भी हमने देखा था कि जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती है, तो अगर हमें नई फर्म की कैपिटल निकालनी है
तो तब हम पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को बेस लेते हैं, यानी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को बेस लिया जाता है। पर कौन सी कैपिटल? एडजस्टेड। क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल अभी हमें पता नहीं है बेटा, हालांकि मैंने यहाँ पे हाइड करके रखा हुआ, मैंने निकाला हुआ है बट मैंने हाइड करके रखा हुआ है जिससे आप रिलेट कर पाओ, ठीक है बेटा। तो हमें ना ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल को बेस लेना है, और जो कि अभी तक हमें पता नहीं है, क्योंकि वो हमें तब तक पता नहीं चलेगी बेटा जब तक हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ ना कर लें। और जितनी चीजें एडलेस हो सकती हैं, यानी जितनी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस पार्टनर के हो सकते हैं, वो देने लेने के बाद जो कैपिटल बचती है उसको हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? और अभी हमें वो कैपिटल पता नहीं, क्योंकि अभी तो हम बेटा क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और देखो एडजस्टेड कैपिटल में जो ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल है, हमें उसमें रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू फर्म, कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका न्यू फर्म में कंबाइंड कितना शेयर है। तो बताओ ए और बी का कितना शेयर है न्यू फर्म में? 3/4 कंबाइंड। कंबाइंड इसको हम सिंपल बोल सकते थे रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, इतना भी बोल सकते थे, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर है बेटा 3/4, और अगर आप 3/4 को रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये पता था तो ये तो लिख दिया, बट क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल नहीं पता तो अभी आगे का काम हम कर नहीं सकते। बट सोचो कि अगर हमें एडजस्टेड कैपिटल पता चल जाए तो हमें नई फर्म की कैपिटल पता चल जाएगी, और नई फर्म की कैपिटल को फिर हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, यानी इंक्लूडिंग जितने भी पार्टनर्स हैं सबके बीच में बांट देंगे, बट कौन से रेशो में? नई रेशो में। तो बेटा यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट में, बी पॉइंट में ये भी करा है कि हमने न्यू कैपिटल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटा है, फॉर ए फॉर बी। बट क्योंकि हमें सी की कैपिटल नहीं दी है नए पार्टनर की, तो हम उसकी भी निकाल लेंगे यहाँ से। क्योंकि हमें नई कैपिटल नहीं पता तो मैंने यहाँ पे अभी डैश कर दिया, हाइड कर दिया बेटा। और मल्टीप्लाई करना है नई कैपिटल को कौन से रेशो के साथ? नए रेशो के साथ, क्योंकि आप नए न्यू रेशो बेटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 9:3:4। तो 9/16, 3/16, 4/16 में आप ये नई कैपिटल जो आप निकालोगे उसको बांट दोगे, बट अभी पता नहीं है। तो जब हमें नई कैपिटल नहीं पता तो हमें इंडिविजुअल पार्टनर की भी नई कैपिटल अभी पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब बस हम वेट कर रहे हैं कि बस हमें पता चल जाए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जैसे ये पता चलेगी ना बेटा, हमारे सारे ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के नोट्स हैं कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बोलो कंप्लीट। यहाँ पर आपको सारी बात कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई? द आंसर इज यस। बट देखो हमने ऐसा करा क्यों, ये डैश डैश क्यों छोड़ दी? किससे हमारा स्पेस जो है वो क्लियर हो जाता है कि कितना स्पेस हमने छोड़ना है। कभी स्पेस कम बच जाता है, कभी स्पेस ज्यादा, बच्चों के अंदर ये भी कंफ्यूजन बनी रहती है, तो ये भी दूर हो गई। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। अब इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे बेटा अपना रिवोल्यूशन अकाउंट। और अगर मैं अपना रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ तो हमें पता है बेटा कि बैड डेट कितने के हुए थे? 3000 रुपीज के। और आप मुझे बताइए कि हमने प्रोविजन ऑलरेडी कितना मेंटेन कर रखा है? 2000 रुपीज का, है ना। बोलो बात समझ में आ गई? हमने प्रोविजन कितने से मेंटेन कर रखा है? 2000 रुपीज का। बट हमारा जो प्रोविजन जो हमारा बैड डेट निकल कर आया वो 3000 निकल कर आया। तो हमें जो नुकसान हुआ है ना बेटा बैड डेट का, वो सिर्फ 1000 का हुआ है, क्योंकि 3000 में से 2000 का नुकसान कौन झेलेगा? हमारा प्रोविजन। तो 1000 रुपए का जो हमें नुकसान हुआ बेटा बैड डेट का, वो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में आ जाएगा 1000 रुपीज से, ठीक है ना। आपको पता है रिवोल्यूशन के डेबिट साइड एक्सपेंस की और क्रेडिट साइड इनकम की होती है, ठीक है। तो आपको नुकसान हो गया बैड डेट का 1000 रुपीज से, आपने डेबिट साइड लिख दिया। उसके बाद बेटा आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो चुकी है मार्केट में 4500 हो चुकी है, यानी इन्वेस्टमेंट घटकर कितना हो चुका है? 4500, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट में 2500 रुपए की गिरावट आई। तो ये नुकसान हुआ, देखा जाए तो रिवोल्यूशन में जाना चाहिए था, पर क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा तो ये लॉस यहीं से माइनस हो जाएगा, यानी रिवोल्यूशन में इसका कोई भी पॉइंट नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम आया 2000 का, ये लायबिलिटी थी बेटा। अब देखा जाए तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, पहले कभी रिकॉर्ड नहीं थी। बट मेरे बच्चे लायबिलिटी आ रही है, नुकसान हो रहा है, बट इस नुकसान को आप किससे लेस करोगे? अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। हाँ, अगर आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना बना के रखते तो फिर ये जो 2000 का क्लेम आया ये आपकी लायबिलिटी होता, और ये लायबिलिटी पहले कभी रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो जब आप बेटा अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते तो लॉस दिखा देते इसको कि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। पर नहीं मेरे बच्चे, आपने रिजर्व बना रखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो जितनी भी लायबिलिटी निकल कर आई वो आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कैंसिल आउट हो जाएगी। इनफैक्ट आपके पास 4000 का रिजर्व बच भी रहा है अभी, तो क्या करोगे उसका?
पार्टनर के बीच में बिंदास तरीके से बांट दोगे। बोलो बात समझ में आई? आंसर इज यस। तो अल्टीमेटली फिर लॉस कितने का हुआ बेटा? आपको 1000 रुपीज का ही लॉस हुआ, क्योंकि एक्सपेंस साइड 1000 की है बट इनकम में कोई इनकम आपको हुई नहीं। तो जो बैलेंस बचा बेटा वो क्रेडिट में बचा और वो लॉस माना गया, और उस लॉस को आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया ए बी के बीच में, क्योंकि ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था याद है ना? 3:1। तो 3:1 यानी 3/4 एंड 1/4 में आपने ये लॉस बांटा। तो ए को लॉस मिला 750, बी को लॉस मिला 250 एंड टोटल करके आपने बाहर लिख दिया 1000। और बोथ साइड आपका टैली भी हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट 1000 ठीक है। फिर उसके बाद आपने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब मुझे जल्दी से बताओ बेटा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए क्या होता है? एक लायबिलिटी अकाउंट, क्योंकि ओनर जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। और इसमें कितने आइटम्स आते हैं टोटल बेटा? 6 आइटम्स आते हैं। 6 आइटम्स आर देयर जो आपको यहाँ पे डालने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है बेटा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट से, पुरानी बैलेंस शीट से। तो ए और बी की कैपिटल कितनी थी? 54 एंड 35। तो 54 एंड 35 हमने कॉपी किया और ए और बी की कैपिटल में पेस्ट कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है। पर सी पहले कभी था नहीं, तो सी का कोई ब्रॉट डाउन यानी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है नए पार्टनर की कैपिटल। अब बताओ नए पार्टनर की कैपिटल फिलहाल अभी हमें पता नहीं है, तो अभी ना बेटा देखो मैंने इसे हाइड कर दिया, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने निकाल रखा है पर मैंने अभी हाइड कर दिया, ठीक है। हमें नहीं पता तो अभी हमने डैश कर दिया। ये हमारा वैसे सेकंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर नया पार्टनर कैपिटल आता तो बाय बैंक, ठीक है। अच्छा बैलेंस शीट में हमारे पास क्या था? कैश। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर बाय बैंक के बजाय क्या लिख देंगे? कैश। नहीं, बैंक होता है बेटा बैलेंस शीट में तो बैंक लिखते, पर वहां पे बैंक नहीं है बेटा, पुरानी बैलेंस शीट में कैश है तो हमने कैश से किया। पर क्योंकि अभी हमें नए पार्टनर की कैपिटल पता नहीं है तो अभी हमने डैश कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ हाइड कर दिया, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है नए पार्टनर की गुडविल बेटा। और नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है क्या वो कैश में ला रहा है? द आंसर इज यस। लिखा हुआ है कि सी ब्रिंग्स ₹60,000 एज गुडविल। तो वो 16,000 रुपए की गुडविल ला रहा है बेटा, तो इट मीन्स कि वो कैश में ही ला रहा है। तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ए और बी के बीच में गुडविल बांट दी। और इसका नोट बेटा हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था कि ए को कितनी गुडविल मिल रही है 12,000 और बी को कितनी मिल रही है 4,000। तो हमने यहाँ से कॉपी किया बेटा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो 12,000 और 4,000 की गुडविल हमने ए और बी को दे दी। और ए और बी को अगर हम गुडविल देंगे तो ए और बी की कैपिटल बढ़ेगी बेटा। दैट इज नॉन एज बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एंड दिस इज योर पॉइंट थर्ड। फोर्थ पॉइंट होता है बेटा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। बट बेटा आपको रिवोल्यूशन से हुआ है लॉस, तो ये लॉस बेटा जब आप पार्टनर को दोगे 750 एंड 250 जो ए और बी का आया है, तो ये लॉस बेटा जब आप अपने पार्टनर को दोगे तो पार्टनर का ना बेटा कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। तो इसलिए बेटा ये माइनस साइड पे आ गया, ठीक है। इससे बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं, कमी हो जाएगी। क्यों? पार्टनर का अकाउंट जितना घटेगा बिजनेस के लिए सर का बोझ भी उतना कम हो जाएगा। इसलिए डेबिट साइड में आया रिवोल्यूशन का लॉस एंड दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। क्लियर हो गया? दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। और बस कुछ नहीं करना बेटा, बस आपको लॉस कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देना है। फिफ्थ पॉइंट होता है बेटा लुकआउट बैलेंस शीट। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बेटा बैलेंस शीट में हमें दो प्रॉफिट दिख रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, और एक हमें बैलेंस शीट में लॉस भी दिख रहा है। तो इन दोनों प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। पर मैं आपको बता दूं बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 का है, बट क्लेम कितना आया था? 2,000 का। तो लेस करने के बाद रिजर्व कितना बचा? 4,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने का था बेटा? 7,000 का। बट आज मार्केट में कीमत कितनी हो चुकी है? 4,500 की। तो इन्वेस्टमेंट में आपको कितने का नुकसान हो चुका है बेटा? 2,500 रुपए का। तो ये नुकसान आपने किससे लेस किया? आईएफआर से। तो बना रखा ना आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसी टाइम के लिए तो बनाया था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, नुकसान होगा, तो उस नुकसान को यहाँ से माइनस कराएंगे। तो माइनस कराने के बाद बेटा आईएफआर कितना बचेगा? 1,600। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना हम जो 4,000 है वो पार्टनर के बीच में बांट देंगे, और 1,600 जितना आईएफआर बच रहा है ना वो भी हम पार्टनर के बीच में बांट देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, हमने देखो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट किया, दिस इज अवर फिफ्थ पॉइंट, जहां पर हम अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर को बांट रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 था पर 2,000 का क्लेम आया, तो कितना रिजर्व बचा? 4,000। और 4,000 को हमने ए बी के बीच में कौन से रेशो में बांट दिया? 3:1 के रेशो में बांट दिया, यानी बोले तो 3/4 एंड 1/4।
तो अगर बेटा आप सॉल्व करते हो 4000 का 3/4, 4000 का 1/4, तो ये आएगा आपका 3000 एंड 1000। ठीक है। वैसे ही आईएफआर को अगर हम बांटें तो आईएफआर हमारे पास बेटा देखो 4100 का था, बट इन्वेस्टमेंट में नुकसान 2500 रुपए का हो गया, तो आईएफआर बचा कितना 1600। और अगर आप इसे ए बी के बीच में बांट दोगे 3/4 एंड 1/4 ओल्ड रेशो में, तो बेटा आराम से निकाल सकते हो, है ना। 1600 का 3/4, 4 से 1600 को कैंसिल करोगे तो 400 टाइम जाएगा, 400 इंटू 3 1200, आराम से निकाल सकते हो, इतना तो हर कोई बच्चा कर सकता है। और बी का भी निकालोगे तो वो 400 आ जाएगा। तो ये हमने देखो प्रॉफिट भी बांट दिए। फिर हमारे पास ना बेटा एक लॉस था गुडविल नाम का 40,000, तो हम इसको भी बांट देंगे अपने पार्टनर्स के बीच में, राइट ऑफ करेंगे तो बेटा नुकसान होगा पार्टनर को, तो ये नुकसान पार्टनर को दे दिया जाएगा टू गुडविल अकाउंट। और बेटा इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी नहीं, कम होगी। तो 40,000 को अगर हम ओल्ड रेशो यानी 3/4 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना, 40,000 को 3/4 में डिस्ट्रीब्यूट करें पहले, तो 4 से 40,000 कितना टाइम जाएगा 10,000, 10,000 इंटू 3 30,000, देखो ये 30,000। और अगर 40,000 का अगर हम 1/4 निकालें तो कितना आसान है, देखो 4 से ये 10,000 टाइम जाएगा, 10,000 इंटू 1 10,000 आ जाएगा। तो बताओ बी को कितना लॉस मिल गया 10,000। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 5। ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। 6th पॉइंट जो होता है बेटा सबसे लास्ट में जो हम लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि क्या कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेकर जा रहा है। और अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता है, लाइक स्टॉक लेकर चला गया या बिजनेस का डायरेक्टर या इन्वेस्टमेंट कुछ भी लेकर चला गया, तो हम उस पार्टनर की ना कैपिटल उस एसेट के नाम से कम कर देते हैं, जो भी ओल्ड पार्टनर लेकर जा रहा होता है। ए बी, तो ए बी दोनों की कैपिटल लेस करेंगे। कोई इंडिविजुअल पार्टनर लेकर जा रहा है तो उसकी कैपिटल लेस कर देंगे। बट यस, इस क्वेश्चन में कोई पार्टनर एसेट लेकर जा नहीं रहा बेटा, तो दैट्स इट, हमारा 6 पॉइंट यहाँ पे स्किप हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आई बात? इतना सिंपल है। ठीक है। अब देखो अगर सी का देखे तो बेटा सी का भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज हमें सी का अभी ना पता ही नहीं है कि सी कितनी कैपिटल ला रहा है। ठीक है। वो तो तभी पता चल पाएगा जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 2 लगाकर नई फर्म के कैपिटल निकालें और वहां से नए पार्टनर की कैपिटल निकालें, तब पता चलेगा कि नए पार्टनर की कैपिटल क्या है। तो उसके लिए हमें एडजस्टेड कैपिटल चाहिए ओल्ड पार्टनर्स की। तो कैसे निकालेंगे? ए की बेटा क्रेडिट साइड प्लस कर देंगे, बी की भी क्रेडिट साइड प्लस कर देंगे, तो जो कि आया 70,000 40,400। ठीक है। एक का है 70,200, एक का है 40,400। क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट है बेटा पार्टनर्स कैपिटल, तो जनरली क्रेडिट साइड बड़ा होता है, तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का हो जाएगा। पर ए का डेबिट में बेटा 70,200 है टोटल में, बट ए का जो डेबिट बैलेंसेज है वो कहीं से भी 70,200 नहीं आ रहे हैं। अगर ए का बेटा नेगेटिव बैलेंस हम प्लस करें तो ये 30,750 होता है। इट मीन्स कि अगर 70,200 में से 30,750 लेस करते हैं तो कितना बचता है 39,450। ये बच गया क्लोजिंग बैलेंस, है ना। ए का 54,000 ओपनिंग था, फिर आपने कुछ चीजें प्लस करी, कुछ चीजें आपने माइनस करी, तो आपका ऑटोमेटिक क्लोजिंग बैलेंस बचा डेबिट साइड में, जिसको आपने कहा टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस है। एंड दिस इज योर एडजस्टेड कैपिटल, इसी को तो बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, जो सारी चीजें ऐड और लेस करने के बाद है। इसके बाद मेरे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इसके बाद हमारा है बी का। तो बी का टोटल कितना आ रहा है? देखो डेबिट साइड का 40,400, क्योंकि क्रेडिट का टोटल टोटल 40,400 है, तो डेबिट का भी 40,400 हो जाएगा। तो 40,400 में से बेटा अगर हम 10,000 और 250 लेस करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 30,150। तो ये आ गया बेटा एडजस्टेड कैपिटल ए और बी का। अब हम ना देखो इसको यहाँ यहाँ से कॉपी करेंगे और हमने अपने वर्किंग नोट में ना बेटा देखो यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल निकाल रखी है। ठीक है। ये आ गया 39,450 और 30,150। क्या बोलो, बात समझ में आ गई? यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने देखो पेस्ट कर दिया। ठीक है। फिर हमने इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल प्लस कर दी, तो ये कितना है बेटा 69,600। रेसिप्रोकल तो हमने कर ही रखा था रिमेनिंग शेयर। अब जैसे ही बेटा हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमें पूरे नई फर्म की कैपिटल पता चल जाएगी 92,800। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना हमें कैपिटल तो एडजस्ट करनी ही नहीं थी, तो मुझे ना ए की नई कैपिटल और बी की नई कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं थी, बस सी की नई कैपिटल निकालता कि पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ गई 92,800, और नए पार्टनर का शेयर कितना है 4/16 यानी 1/4, जो भी लेना चाहो भाई। 4/16 को सॉल्व करोगे प्रॉपर तो 1/4 ही आ जाएगा जो उसका शेयर था, है ना। तो 4/16 लिखो या 1/4, बात एक ही है, क्योंकि हमारा नया शेयर जो था ना बेटा उसके अकॉर्डिंग तो 4/16 ही आया है, बट एक्चुअली में
अगर 4/16 को सॉल्व करा जाए तो 1/4 ही आता है। तो यहाँ पर आप सी का सीधा बोलते हैं ना कैपिटल निकाल सकते थे कि भाई सी की कैपिटल आ रही है, अगर पूरे फर्म की नई कैपिटल कितनी है 92,800 और मेरे नए पार्टनर का शेयर कितना है 4/16, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 23,200 आता है। बस मुझे इतना करना था एज पर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे कैपिटल एडजस्ट नहीं करनी। बट यस, मैंने यहाँ पे केस 2 की मदद ली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, जहां से नई फर्म के कैपिटल निकाली और वहां से मैंने नई फर्म के कैपिटल को फाइंड आउट कर दिया। और जैसे ही मैंने नई फर्म की कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट किया, तो जो बाय कैश करके बेटा मैंने मिसिंग कर रखा था पॉइंट, वहां पर मैंने अब नए पार्टनर की कैपिटल लिख दी कितनी, 23,200। बोलो क्लियर है। और क्योंकि लेस एड लेस कुछ होता नहीं बेटा नए पार्टनर की कैपिटल में, क्योंकि वो अभी अभी आया है, तो इसलिए मेरे बच्चे क्लोजिंग कैपिटल भी कितनी है 23,200। ठीक है। अच्छा सर, अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाता तब तो आप उसकी कैपिटल कम कर देना, क्योंकि तब तो कैपिटल से लेते हैं। यस, बट क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है बेटा, इसलिए मैं बेटा करंट अकाउंट से एडजस्ट करता, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या लिखता, करंट अकाउंट। ठीक है। और ये करंट अकाउंट हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखा देते, फिर एसेट साइड। हम ये मानते कि जो नया पार्टनर है गुडविल लेकर तो नहीं आया, बट इन फ्यूचर करंट अकाउंट के नाम से लेकर आएगा, तो फिर हम इसे एसेट भी दिखाते करंट अकाउंट को। बट यस, यहाँ पे तो बिंदास वो गुडविल कैश में ला रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं बेटा। चल बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब हम यहाँ पर 23,200। ठीक है, तो लो यहाँ पे ना इतना ही करना था एज पर क्वेश्चन, बस मुझे इतना ही करना था। पर हमने कहा कि जब हम सारा काम कर ही रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, क्यों ना प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर लें। तो बेटा हमने जो एडजस्टेड कैपिटल निकाली ना, हमने इसको आगे ब्रॉट डाउन कर लिया, सेवा भक्ति करी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर ये हमने ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। ठीक है, 39,450, 30,150 एंड 23,200। क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पर ए की भी नई कैपिटल निकाल ली और बी की भी नई कैपिटल निकाल ली, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ए और बी की इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैपिटल कितनी है, क्योंकि पूरे फर्म की तो नई कैपिटल निकाल ही चुके थे। तो जैसे ही मैंने ए और बी के बीच में ये बांटी बेटा नई कैपिटल को नए रेशो में, तो वैसे ही मुझे नई कैपिटल भी पता चल गई ए और बी के 52,200 एंड 17,400। तो मुझे बताओ नई कैपिटल हम कितनी लिखेंगे। देखो एडजस्टेड कैपिटल तो ब्रॉट डाउन होकर आ गई एज यूजुअल, बट हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा ना, वो क्या रहने वाला है, जो हमने नई कैपिटल फाइंड आउट करी बेटा, टू बैलेंस कैरिड आउट। तो जो न्यू कैपिटल है वो कितनी आई हमारे पास, 52,200, 70,400 एंड 23,200, है ना। नई कैपिटल को बस बेटा कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, नथिंग एल्स बेटा, और कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी नहीं किया, कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। अब आपको ये देखना है कि एडजस्टेड कैपिटल यानी ओपनिंग कैपिटल ओल्ड कैपिटल बड़ी है कि न्यू कैपिटल, तो न्यू कैपिटल तो बोथ साइड न्यू कैपिटल का टोटल आ गया। बी का देखा जाए तो बेटा बी का ओल्ड कैपिटल बड़ा है कि न्यू कैपिटल, तो ओल्ड कैपिटल बड़ा है, तो दोनों साइड टोटल ओल्ड कैपिटल का आ गया। बेटा सी का तो बोथ साइड बराबर ही रहने वाला है, क्योंकि सी की थोड़ी कोई कैपिटल एडजस्ट होगी, तो उसका बोथ साइड इक्वल ही आएगा, ओल्ड न्यू दोनों बराबर आएंगे उसके। ठीक है। बट अब आप देखो तो आपको पता चलेगा कि ए की जो कैपिटल थी पहले थी 39,450, बट उसे करनी है 52,200, यानी उसकी फर्म में कैपिटल लगी हुई थी कम, बट उसे लगानी है अब नई कैपिटल ज्यादा, यानी इसकी कैपिटल डेफिशिएंसी में थी। इसका मतलब है ये बिजनेस में कुछ पैसा लेकर आएगा। और ये कैसे निकाला जाएगा, 52,200 में से अगर हम 39,450 को लेस करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ए को कितना बैलेंस बिजनेस में लेकर आना है, 12,750 का बैलेंस लेकर आना है, जिसे हम कैश से एडजस्ट करेंगे बाय कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल की और लेकर आया। अगर करंट से कर रहे होते, मान लो लिखा हुआ होता, लेट इट सपोज कि अगर कैपिटल एडजस्ट करनी है करंट से, तो कैश ना लिखकर यहाँ पे क्या लिख देते बेटा, हम करंट अकाउंट लिख देते। ठीक है। और क्योंकि ये पैसा अगर करंट से एडजस्ट होता तो इसका मतलब है अभी लेकर नहीं आया, ये हमने करंट से एडजस्ट कर दिया, बोलते हैं ना कि ए के, तो इट मींस कि ए ना फ्यूचर में ये करंट का पैसा लेकर आएगा, तो फिर हम इसको एसेट साइड भी दिखाते हैं। ये बिजनेस के लिए क्या बन जाता है बेटा, फिर एसेट। और अगर बात करें बी की, तो अगर आप बी का देखो बेटा ध्यान से, तो बी की ओल्ड कैपिटल 30,150 थी, बट उसको न्यू कैपिटल कितनी करनी है, 17,400। तो क्योंकि उसके ओल्ड कैपिटल ज्यादा है
और नई कैपिटल इसकी कम है, तो इसका मतलब है कि इसके कैपिटल बिजनेस में कुछ ज्यादा लगी हुई सरप्लस में। इसका मतलब है ये कुछ पैसा घर लेकर चला जाएगा। कितना लेकर जाएगा? आपको 30,150 में से 17,400 लेस करना पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा कि ये 12,750 घर लेकर जा रहे हैं। तो क्योंकि कैश से एडजस्ट कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया। अच्छा, अगर करंट से कर रहे होते तो कैश की जगह क्या लिखते हैं? कैश की जगह लिखते हैं करंट। और इसका मतलब है कि ये अभी लेकर गया नहीं है, बट ये हमने एडजस्ट कर दिया है बी के करंट अकाउंट से। इसका मतलब ये है कि बी इस पैसे को करंट अकाउंट के थ्रू इन फ्यूचर में लेकर जाएगा, लाएगा नहीं, लेकर जाएगा। तो बिजनेस फिर इसको अपनी लायबिलिटी दिखाती कहाँ? बैलेंस शीट, ठीक है ना। यानी जब बैलेंस शीट बनाया जाता तो 20 का करंट अकाउंट यहाँ लायबिलिटी साइड भी दिखा दिया जाता। पर क्योंकि अगर ए ला रहा है कैश तो अच्छी बात है, बट अगर करंट से एडजस्ट होता तो हम ये मानते कि अभी लाया नहीं है, बट करंट अकाउंट के थ्रू फ्यूचर में लेकर आएगा, तब ये बिजनेस के लिए क्या हो जाता है? एसेट, ठीक है। तो याद रखना, एक करंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बट दूसरा करंट बिजनेस के लिए एसेट है। क्योंकि अगर एक पार्टनर लेकर आएगा करंट के थ्रू तो वो एसेट माना जाएगा, बट एक पार्टनर अगर करंट के थ्रू लेकर जाएगा तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। बट अभी करंट से हमने एडजस्ट नहीं किया। बट वही है कि लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं चाह रहा हूँ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए बता दिया। यहाँ पे कैश से एडजस्ट हुआ है बेटा, इसलिए हमने कैश से ही यहाँ पर पॉइंट लिखा है, ठीक है। एज्यूम किया है कि कैश से ही हम चीजें क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो बोलो, क्लियर हो गया। फिर हमने बना दी बेटा अपनी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में बेटा एज यूजुअल हम लायबिलिटी साइड कैपिटल्स लिखेंगे, किसकी? एबीसी की, क्योंकि हमारे पास 3 पार्टनर हो चुके हैं। कैपिटल जो हमारे पास, नई कैपिटल जो है बेटा वो है 52,200 ए की, 17,400 बी की, और सी की तो बेटा हमने निकाल ली थी 23,200। कॉपी किया और आगे टोटल करके बेटा हमने लिख दिया 92,800। अब बाकी लायबिलिटीज के लिए हम ना पुरानी बैलेंस शीट देखेंगे। पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास क्या है बेटा? ईपीएफ। तो ईपीएफ हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ईपीएफ में कोई चेंज नहीं आया। बट यस, क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हम नई बैलेंस शीट में लिखेंगे? नहीं, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना बेटा खत्म हो गया। बट यस, जो क्लेम आया 2000 का, उससे तो लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा। सर वो लायबिलिटी क्यों दिखाना पड़ेगा? उस लायबिलिटी को तो आपने कैंसिल कर दिया रिजर्व से। बेटा कैंसिल नहीं किया, ध्यान से सुनो, लायबिलिटी कैंसिल नहीं हुई है। उस लायबिलिटी के आने से जो नुकसान हुआ, उस लायबिलिटी के होने से जो लॉस हो रहा था, वो लॉस कैंसिल हुआ है रिजर्व से। तो रिजर्व तो पूरा 6000 खत्म हो गया, क्योंकि 2000 का आपका क्लेम से जो नुकसान हुआ उसमें रिजर्व यूटिलाइज हो गया। 4000 का रिजर्व आपने पार्टनर के बीच में बांट दिया, तो रिजर्व तो नहीं बचा, बट स्टिल वो 2000 रुपए आपको देने हैं अपने वर्कर्स को। इसलिए जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखेंगे 2000, बट आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये नुकसान आपने कहाँ से खत्म कराया? आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से खत्म कराया। बट यस, लायबिलिटी तो है ना, पे तो करना ही है, ये देना तो है ही, अभी दिया थोड़ी है। सो दैट इज योर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड शो कर दिया। बट देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ना आपको कोई नुकसान नहीं हुआ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आने से, क्योंकि वो नुकसान आपने अपनी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी प्रॉफिट से ही लेस कर दिया, ठीक है। चलो बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ। फिर उसके बाद आईएफआर की बात करें बेटा, तो आईएफआर मेरे बच्चे ये भी पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका डाउन हो रहा था 2500 रुपए से, याद है ना। 7000 का था, बट मार्केट कीमत कितनी हो गई? 4500 हो गई। तो 2500 से इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो इस नुकसान को किसने झेल लिया? आईएफआर ने। तो 2500 का आईएफआर तो ऐसे ही खत्म हो गया नुकसान को झेलने में, और जो 1600 बचे भी थे वो आपने पार्टनर्स के बीच में बांट दिए। तो आईएफआर कुछ भी नहीं आएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? दैट इज योर पॉइंट। आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे बेटा। प्लीज अपने एडवाइस, अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें बेटा, जिससे मुझे आइडिया लग पाए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद बेटा एसेट साइड अगर हम देखें तो इन्होंने हमें पहले करंट एसेट दिए हैं, फिर इन्होंने फिक्स एसेट दिए हैं। बट हम पहले फिक्स एसेट लिखेंगे तो पहले हम इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने की बेटा? 7000 रुपीज की। बट हमारा इन्वेस्टमेंट ना लेस हो रहा है, और ये लेस हमने किसकी वजह से कर दिया? आईएफआर की वजह से, क्योंकि आईएफआर हमने बना रखा था। कितने से डाउन हुआ आपका इन्वेस्टमेंट? 2500। तो आपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस तो करा 2500 से, बट किसके थ्रू? आईएफआर के थ्रू कर दिया, क्योंकि ये नुकसान किसने झेला? आईएफआर ने। तो नेट इन्वेस्टमेंट अब कितना दिख रहा है? 4500, जो आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है। फिर आपने देखा कि आपके
और कौन से फिक्स एसेट है? एक ये इंटेंजिबल एसेट था गुडविल, बट आप इसे राइट ऑफ कर चुके हो क्योंकि हमें इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन इसे राइट ऑफ करना होता है, तो ये हम लिखेंगे नहीं, हम इसे बांट चुके हैं पार्टनर्स के बीच में एज अ लॉस, तो हम इसको लिखेंगे नहीं अब दोबारा। तो अब आते हैं बेटा अपने करंट एसेट में, तो हम डेटर, स्टॉक, कैश वगैरह ये लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखो डेटर लिखा, डेटर हमारे पास 50,000 है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। बट हम लेस करेंगे, पता है क्या लेस करेंगे? बैड डेट्स। सर पुराना प्रोविजन, बेटा पुराना प्रोविजन ने इस बैड डेट के लॉस को झेलने में खत्म हो गया। तुमने जो पुराना प्रोविजन प्रॉफिट बचा के रखा था प्रोविजन के अंदर, प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन एक ऐसा बचाया हुआ प्रॉफिट होता है जो सर्टेन एक्सपेंसेस के लिए है। तो आपको पता था कि फ्यूचर में कुछ बैड डेट हो सकते हैं, सर्टेन एक्सपेंस हो सकते हैं, तो आपने अपना कुछ प्रॉफिट किसमें बचा के रख दिया? प्रोविजन में। तो दैट इज नोन एज योर लायबिलिटी, क्योंकि इस प्रॉफिट को अब आप और कहीं यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर द एक्सपेंस, जिस एक्सपेंस के लिए आपने ये बनाया है। तो बेटा प्रोविजन होगी आपकी लिए लायबिलिटी, ठीक है। तो आपने इसको लायबिलिटी साइड दिखा सकते थे, बट नहीं, आपने इसे डेटर से लेस कर दिया, क्योंकि हमारा बोर्ड भी हमें यही बोलता है कि अगर कोई प्रोविजन किसी एसेट से संबंध करता है तो आप उसको अपने एसेट से लेस करा सकते हो। तो ठीक है, तो ये सब तो प्रेजेंटेशन की बात थी, बट हमें नुकसान कितने का हुआ था? 3,000 का। बट नुकसान अल्टीमेटली पहुंचा कितना हमें? 1,000 का, क्योंकि 2,000 का हमने पहले से प्रोविजन बना रखा था। तो कहने का मतलब है कि नुकसान तो हमें 1,000 रुपए का हुआ बेटा, पर जब मैं नई बैलेंस शीट में जाऊंगा तो अब मेरे फाइनल डेटर कितने रह गए? तो बताओ, ओरिजिनल कितने थे? 50, दैट इज नॉन एज रियल डेटर्स, ठीक है, क्योंकि 2,000 का शक आपको था, उन्होंने मना नहीं किया था। बट नाउ जब आपने सी को एडमिट किया तो आपको पता चला बैड डेट कितने के हो गए? 3,000 के। तो अब आपको पता है कि कितने डेटर पैसे देने से मना कर रहे हैं? 3,000। तो बैड डेट नई बैलेंस शीट में कितना लेस करोगे? 3,000, और नेट डेटर बाहर लिखोगे कितना? 47। हाँ, नुकसान आपको 1,000 का होगा क्योंकि प्रोविजन बना रखा था पहले। तो देखो 3,000 का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान सिर्फ 1,000 रुपए का ही हुआ बैड डेट का। बट जब आप बैलेंस शीट में डेटर दिखाओगे तो लोगों को तो यही बताओगे ना कि डेटर मेरे ओरिजिनल 50 के थे, बट कंफर्म अब कितने डेटर हमें पैसे नहीं दे रहे हैं? 3,000। तो मेरे नेट डेटर्स कितने हैं? 47, ठीक है। चलो अब बताओ मुझे पैसे कितने डेटर से मिलेंगे? 50 से कि 47 से? सर 47 से ही मिलेंगे, 3,000 ने तो मना ही कर दिया आपको सीधा सीधा। दैट्स योर पॉइंट बेटा। स्टॉक में आए तो स्टॉक में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये स्टॉक एज इट इज आ गई। और कैश अकाउंट की बात करी जाए बेटा, तो हमने देखो यहाँ पे कैश अकाउंट ड्रॉ कर दिया, ये बैलेंस शीट से पहले ही करना होता है, तो आप इसे बैलेंस शीट से पहले ही ड्रॉ कर लेना बेटा। तो कैश अकाउंट हमने बना रखा है। कैश अकाउंट बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा? एसेट, ठीक है। जितना पैसा आएगा वो डेबिट में, जितना पैसा जाएगा वो क्रेडिट में, ठीक है, जितना पैसा जाएगा वो क्रेडिट में। अब बताइए कि आपके पास पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैश दिख रहा है? हाँ, 6,100। तो हमने डेबिट से स्टार्ट किया बिकॉज ये एसेट है एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 6,100 डेबिट से स्टार्ट होगी। बस आपको अब ये देखना है बेटा पैसा कहाँ से आया और कहाँ को गया। तो आपको पता है एक तो नया पार्टनर कैश ला रहा था कैपिटल का, बोलो हाँ के ना। वैसे दी नहीं थी बट हमने निकाल ली थी, तो 23,200 की कैपिटल ला रहा है कैश में। तो टू सीज कैपिटल, इससे बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा 23,200। और सी अपने साथ क्या लेकर आया बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। याद है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी ला रहा था वो? 16,000। याद है ना, 16,000, जो कि हमने किसके बीच में बांटा था? ए और बी के बीच में भी बांट दिया था। बट बिजनेस में कैश कितना लेकर आया बेटा वो गुडविल का? 16,000। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और हमारे बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ गया 16,000 से। उसके बाद बेटा हम ये देख रहे हैं कि कौन पैसा लेकर आया? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करना था, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एक्सेस और शॉर्टफॉल, जो भी सरप्लस और डेफिशिएंसी आएगी कैपिटल में वो उसको एडजस्ट कर रहे हैं, कहीं भी पूरे क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करना था, बट अपनी प्रैक्टिस के लिए हमने ये किया बेटा। इसलिए अगर हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए किया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, है ना, किया है, इतना पोर्शन हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का किया है, तो हम इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे ले रहे हैं कि ए कैश कितना लेकर आ रहा है? 12,750, और बी कैश कितना लेकर गया था? 12,750, क्योंकि इनकी कैपिटल एडजस्ट हुई थी। तो बताइए ए कितनी कैपिटल, ए अपनी कैपिटल का कितना कैश लेकर आया बेटा? 12,750। इससे बिजनेस का कैश बढ़ गया, तो एस कैपिटल करके हमने लिख दिया 12,750। वहीं बी बेटा कैश लेकर गया है, तो बी का, अगर बी कैश लेकर गया है तो बी की वजह से बिजनेस का कैश कम हो जाएगा, क्योंकि कैश लेकर जा रहा है बी, तो कैश रिड्यूस हो जाएगा। तो भाई बीस कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट में लिख दिया हमने 12,750। तो क्या आपको बात समझ में आ गई? फिर बेटा हमने देखो जितना पैसा आया था उसको प्लस किया, जितना गया माइनस,
तो हमारे पास नेट कैश कितना बचा क्रेडिट साइड में 45,300। तो इसको हमने अपना नाम रख दिया क्लोजिंग बैलेंस यानी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और इस बैलेंस को हम कॉपी करके अपनी बैलेंस शीट में पेस्ट कर देंगे, कहेंगे अब हमारा कैश बैलेंस अपडेट होकर कितना हो चुका है 45,300। ना अगर अब हम टोटल करें बेटा बैलेंस शीट का तो बोथ साइड ये इक्वल होकर कितना आएगा बेटा 1,11,800 एंड 1,11,800 बोथ साइड ये टैली हो जाए। ठीक है, पर टैली करने से पहले एक बार बेटा अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रॉस चेक कर लिया करो। आपको बेटा एक ही एडजस्टमेंट दिख रही है बैड डेट की और वो एडजस्टमेंट आप कर चुके हो। मैं मानता हूं कि रिवैल्यूएशन में आपने बैड डेट कितना लिखा है, नुकसान कितना लिखा है 1000, पर बैलेंस शीट में आप कितना लेस कर रहे हो 3000, क्योंकि रिवैल्यूएशन में हमें नुकसान दिखाना होता है। तो बैड डेट 3000 के थे, नुकसान भी 3000 का था, बट आपने प्रोविजन बना रखा था बेटा 2000 का, इसलिए आपको नुकसान 1000 का हुआ। पर जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो मैं बार बार बता चुका हूं बेटा कि बैलेंस शीट ना हमें ओवरऑल पोजीशन बताती है बेटा, बिजनेस की ओवरऑल पोजीशन। तो आज के टाइम पे मेरे डेटरों की क्या पोजीशन है, क्या मेरे डेटर 50,000 के हैं? नहीं, मेरे डेटर तो 47,000 के हैं, क्योंकि 3000 के डेटर्स ने तो साफ साफ मना कर दिया। दैट्स वाई बेटा मुझे यहाँ पे 3000 के बैड डेट लेस करने पड़े, क्योंकि मुझे ओवरऑल पोजीशन शो करनी होती है। क्या बात समझ में आ गई? तो आंसर इज यस। और क्योंकि वो एक एडजस्टमेंट थी जो हम कर चुके हैं, तो अब मैं टैली कर सकता हूँ और बैलेंस शीट टैली कर ये 1,11,800 से हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। तो आई होप सो बेटा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसको पॉज कर नोट कर लीजिए बेटा, और ये इसका आंसर है। ठीक है, वर्किंग नोट आप इसको भी प्लस इसको भी आप कॉपी कर सकते हो बेटा। ये रिवोल्यूशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट है। ठीक है, मैंने नंबरिंग भी करी हुई बेटा कि मैंने पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश, और फोर्थ पॉइंट पे क्या बनाया, बैलेंस शीट। ठीक है, तो याद रखो कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर चीजें करी हुई हैं। ठीक है, तो आप कॉपी कर लेना। वैसे पहले वर्किंग नोट बनेंगे, फिर रिवोल्यूशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश बैंक एंड लास्ट में बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। मैंने स्पेस का बेटा थोड़ा ध्यान रखते हुए पार्ट मुझे लगा कि कैश अकाउंट में यही बना सकता हूँ, तो मैंने यही बना दिया था। ठीक है, वरना प्रैक्टिकली तो मुझे पार्टनर्स कैपिटल के बाद बनाना था। ठीक है, तो लो इतना कॉपी कर लिया आपने। ठीक है, बैलेंस शीट भी कॉपी कर लो बेटा। ठीक है, हो गया, दैट्स इट। तो मेरे बच्चे मैं मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट क्लास में। यहीं पे बेटा हमारा बधाई हो, एडमिशन ऑफ जो पार्टनर है वो खत्म होता है, और मुझे ये चैप्टर पढ़ा के बेटा आपको बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट जो हमारा बेटा लेक्चर होगा वो एक नई चैप्टर के साथ यानी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें भी हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, आप चेंज इन पीएसआर मुझसे पढ़ चुके हो, चैप्टर 3 एडमिशन भी पढ़ चुके हो, तो आई होप सो कि ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है इसका थोड़ा सा आपको सीक्वेंस समझ में आया होगा। हर जगह पे ना बेटा देखो, हमारा मेन टास्क यही है कि हमें एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करना होता है, जहाँ पर हमें वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक बैलेंस शीट बनाना होता है। तो चेंज इन पीएसआर में कैसे करते हैं, एडमिशन में कैसे करते हैं, ये आप सीख चुके हो, और सेम चीज हम रिटायरमेंट में सीखेंगे। बट सीधा फुल फ्लैज पे ना जाकर पहले हम छोटे छोटे कंसेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और वही छोटे छोटे कंसेप्ट ना एग्जाम में सेपरेटली 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, और एक फुल फ्लैज क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें सब कुछ आता है, वर्किंग नोट से लेके, रिवोल्यूशन से लेके, पार्टनर्स कैपिटल से लेके, कैश बैंक बैलेंस शीट से लेके पूरा आता है, जो 6 मार्क्स का आता है। इसलिए मेरे बच्चे ये ना एक फ्लो है, इस फ्लो को समझो आप। ठीक है ना, कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में काम कैसा हो रहा है। हर जगह काम एक जैसा होता है, बस थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होती है, तो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। पर हमारा जो मेन कंसर्न है वो यही है कि हमें वर्किंग नोट्स ड्रॉ करने हैं, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट, फिर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश बैंक एंड बैलेंस शीट। और इसी चीज को बोलते हैं ना, नई सिरे से अब हम सीखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। आई होप बेटा आपको ये क्लासेस, ये लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हो। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हो बेटा, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शंस में बेटा अपने कमेंट्स छोड़ सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट का रिप्लाई करूंगा। स्क्रीन में दिए हुए नीचे नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां से भी आप मेरे पास रीच कर सकते हो। ठीक है, एंड बेटा मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उन बच्चों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए बेटा जिन बच्चों को क्लास 12th अकाउंट्स में एक अच्छे कंसेप्ट की नॉलेज लेनी है और एक अच्छे मार्क्स सिक्योर करना है। ठीक है, तो मिलता हूँ बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सेम नारा।